जय हिंद। कैसे हैं आप? आपके लिए जो एनसीईआरटी साइंस बुक की सीरीज़ शुरू की गई थी उसका आज ये है हमारा चौथा नंबर चैप्टर, क्लास 6। कौन सा क्लास? क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम जानेंगे आज पौधों को जानिए, यानी कि पौधे के बारे में जानेंगे। इससे पहले 3 क्लास तक के वीडियो आपके 3 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। आप एनसीईआरटी साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पीछे के वीडियो देख सकते हैं। आपको ये भी पता है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप जितने भी एग्ज़ाम देते हैं और आप अक्सर किसी न किसी टॉपर्स और किसी न किसी अच्छे लोगों से, टीचर से सुना होगा कि अगर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना है और बाहर उससे निकलना है तब आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसी दुख को दूर करने के लिए हमने आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू किया गया, जिसमें आपको क्लास 6 से 12 तक के जितने भी साइंस के चैप्टर हैं वो आपको हम कराएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डेली एक एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते चलेंगे ताकि आप इसे देखें और जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है उसको आप जानें। हमने एक छोटा सा सुधार और प्रयास किया है कि इस पीडीएफ में, यानी कि चैप्टर में, बहुत सारे ऐसे अनकही बातें लिखी होती है जो हमारे लिए ज़रूरत की नहीं है। इसलिए हमने क्या किया कि हमने पीडीएफ में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है उसको हमने हाईलाइट करने का काम किया, यानी कि हमें यही सब जानना है, यानी कि आपका समय भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ पा सकते हैं। तो ये ज़्यादा बात ना करते हुए हम आप चलेंगे पौधे को जानने के लिए। तो आपको पता होगा कि आप जब भी घर से बाहर निकलते होंगे तो आपके चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे दिखते होंगे, है ना। ये कहानी की सारांश है। उस कहानी के सारांश में आप पेड़ पौधों को जब देखते हैं तो उसके अंतर्गत इस तरह से आप देखेंगे, ये पौधे के भाग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पौधे के भाग में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो मूल तंत्र दिख रहा है, ये वाली, इसके अंतर्गत सबसे ऊपर में होता है प्राथमिक मूल, नीचे में जो इधर उधर होता है उसको बोलते हैं द्वितीयक मूल। ये पौधे के तंत्र को आपको समझना होगा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं हूबहू। उसके बाद यहाँ देख रहे होंगे कली, जो 2 पत्तियों के बीच में एक छोटी सी निकल रही है, ये कली है। 2 पत्तों के बीच में ये जो निकल रहा है इसको इंटरनोड कहते हैं, और जहाँ से पत्तियाँ हमारा जुड़ा होता है उसको नोड कहते हैं। ये हमारा पत्ता है, ये तना है, ये फल है, ये पुष्प है। तो हमारे पौधों में 2 भाग होता है, एक प्रारोह तंत्र होता है, एक मूल तंत्र होता है। मूल तंत्र के अंतर्गत प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल आते हैं, जबकि प्रारोह तंत्र के अंतर्गत नोड, इंटरनोड, कली, पत्ती, तना, फल, फूल, ये सभी प्रारोह तंत्र के अंतर्गत आता है। आइए अब हम जानते हैं शाख, झाड़ी और वृक्ष। ये क्या है? शाख, झाड़ी और वृक्ष के बारे में हमको जानना है। तो कहता है कि उन पौधे के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर है, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। ये प्रयोग है, और प्रयोग करने के बाद अब आपको कुछ यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा। और क्या मिलेगा? आपको मिलता है कि इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये संवर्ग कौन सा है? शाख, झाड़ी और वृक्ष। यानी कि पौधे के 3 प्रकार होते हैं लक्षण के आधार पे, और ये लक्षण के आधार पे जब पौधों को हम बांटते हैं तब हमने ये पाया कि पौधे 3 भाग में बटे होते हैं। एक को हम शाख कहते हैं, दूसरे को झाड़ी कहते हैं, और तीसरे को हम वृक्ष कहते हैं। कहता है कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं होती है। यानी कि शाख हम किसको कहेंगे? जिस पौधे का तना कोमल और हरा हो, छोटा हो, उसे हम शाख कहते हैं और इसकी कई शाखाएं होती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं 3 पिक्चर दिया गया है, A, B, C। ए जो ये आपको दिख रहा है ये शाख है, ये जो दिख रहा है दूसरा नंबर ये झाड़ी है, और C नंबर में जो दिख रहा है वो आपका वृक्ष है। अब कह रहे हैं कि कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। झाड़ी की विशेषता क्या है? तो पौधे में शाखाएं तने के आधार यानी कि तने के नीचे के समीप से निकलता है।
तना थोड़ा कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता है। झाड़ी की तना कठोर होती है लेकिन मोटा नहीं होता है, जबकि साग की तना मुलायम और पतला होता है। फिर कह रहा है कि कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग में निकलती, इसे वृक्ष कहते हैं। तो आपने क्या जाना, शाख, झाड़ी और वृक्ष की परिभाषा जाना। शाख हमें उसे को कहे जिसके अंतर्गत हरे और कोमल तना हो रहा था, सामान्यतः छोटा हो रहा था, कई शाखाएं नहीं होता था। ठीक है। झाड़ी हमने उसे कहा जिसकी तना कठोर और अधिक मोटा नहीं होता है, उन्हें झाड़ी कहा। वृक्ष हमने उसे कहा जो अधिक लंबा हो, सुदृढ़ हो, मजबूत हो, वो सभी क्या कहलाता है, वृक्ष कहलाता है। अब यहाँ पर पहेली जो इस एनसीईआरटी कैरेक्टर में एक लड़की है, कहता है कि पहेली जानना चाहते हैं कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ में किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार में इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कह रहा है कि कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। क्या जाने हम, विसर्पी लता किसे कहा जाता है, तो विसर्पी लता उसे कहा जाता है जो अपने आप से सीधे खड़ा नहीं हो सकता, भूमि पर फैल जाता है, इसे विसर्पी लता कहते हैं। जैसे ये कोहड़ा देख रहे होंगे, कद्दू आप देखते होंगे कहीं कहीं आप खेत में, तो ये सभी जो ज़मीन पर पड़े रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विसर्पी लता के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ें। अब कहता है कि जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। यानी कि शाख, झाड़ी और वृक्ष के अलावा दो और भी होता है, एक को हम विसर्पी कहते हैं और एक को आरोही कहते हैं। विसर्पी वो है जो मुलायम होने के कारण ज़मीन पर ऐसे ही फैल जाता है, उसे हम विसर्पी कहते हैं। आरोही वो होता है जो मुलायम तो होता है लेकिन किसी सहारा के बाद वो ऊपर की ओर चढ़ जाता है, ये हमारा क्या है, आरोही लता के नाम से जाना जाता है। अब आता है हमारा तना। तना क्या है, तो कह रहा है कि अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तना पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचना एवं भाग के बारे में जानिए और बताइए। क्या बताना है, तो हम क्या देखते हैं कि कहता है कि तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल एवं फूल होते। पत्तियों में क्या होता है, तो तना, पत्ती, शाखा, कली, फल व फूल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्रियाकलाप 2 देखिए इस तरह से, तना क्या कार्य करता है उसके बारे में, तो आपको क्रियाकलाप नहीं पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है वो हम ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट कर रखे। कहता है कि इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। क्या कह रहा है कि तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। तना में ऊपर जल चढ़ता है, ये बात ये दिखा रहा है। तने में खुले शरीर का विवर्धित दृश्य बी नंबर में है। और क्या कह रहा है कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। तना क्या करता है, जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज, ध्यान देंगे, जो मतलब घुला हुआ खनिज और जल होता है, ये ऊपर की ओर चढ़ता है। तो तना का काम क्या है, जल को नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाना। अब आता है पत्ती। पत्ती के बारे में आपको चित्र बनाना है और पत्ती में पता करना है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। क्या कह रहा है कि पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ा रहता है वो पर्णवृत्त कहलाता है, और पत्ती के चपटे हरे भाग को हम फलक कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये पत्ती है, ये हमारा तना है, तना से ये जो हरा हुआ जुड़ा हुआ है पर्णवृत्त है, और ये जो चौड़ी भाग आप देख रहे हैं ये पटल है जिसे हम फलक कहते हैं। बात समझ में आ रही है। देखो ये जो एनसीईआरटी है, अच्छे किताब और अच्छे लोग सही समय पे और सही
तरीके से समझ नहीं आते तब तक आप उसको सही समय पे सही तरीके से ना समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एनसीईआरटी वैसे किताब है जिसको समझने के लिए आपको सही समय पे सही तरीक़ा से समझना होगा। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको जहाँ तक संभव हो सके समझाते हुए हम आगे बढ़ाएं और आगे तक ले चलें। तो एक वीडियो आपको आधे घंटा 35 मिनट का लगेगा, तो आप उसको देखें और ध्यान से देखें। साथ ही साथ एक चीज़ और कहेंगे, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट का मतलब ये है कि आप हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें, क्योंकि हमारा चैनल पिछले कुछ महीनों से बंद था और बंद होने के कारण यूट्यूब के नज़र में हमारे चैनल बंद दिखाई दे रहा है। और बंद दिखाई देने के कारण यूट्यूब जो है हमारे वीडियोज़ को आपके पास रिकमेंड नहीं करता है, और रिकमेंड ना करने के कारण हमारे साथ लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। तब अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लोगों तक इसको शेयर करें और लाइक और कमेंट करें, ताकि यूट्यूब को ये मैसेज चला जाए कि हाँ, अब ये चैनल में फिर से कुछ एक्टिविटी शुरू हो गया, और जैसे ही वो एक्टिविटी शुरू होगा वो हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कराएगा। अब आगे देखेंगे। अब है क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप में जो है एक पत्ती को सफ़ेद कागज़ पर बनाने का बात कर रहा है, लेकिन आपके लिए क्या है कि पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं, मतलब सिरा की बात कर रहा है। तो पत्ता जो होता है इस तरह से, पत्ता के बीच में चारों तरफ एक ऐसे इस तरह से होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देता है, इसे मध्य सिरा कहते हैं। ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम मध्य सिरा के नाम से जानते हैं। और पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। चित्र नंबर 410 देखने बोल रहा है, आप नीचे चल के देखेंगे, ठीक है। कहता है कि आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ऐसे सिरा विन्यास को समानांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। मतलब यह है कि आपको समझने की बात है कि पत्तियों में सिरा विन्यास और जालिका रूपी और समानांतर इस तरह से कुछ आपको दिखाई दिया है। क्या क्या हमने जाना, तो पत्ती जो होती है ये पत्ती का पहला है जो कि मुख्य सिरा विन्यास है, ये किनारे किनारे वाला हमारा सिरा है, और ये जो दो बराबर पत्ती अगर इस तरह से दिखे तो इसे हम समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब है हमारा कि जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली है, इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे की बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा पॉइंट, हम आपको समझाते हैं। पॉइंट ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप किया गया है, और क्रियाकलाप में एक पारदर्शी जो पॉलीथीन है उससे इस पत्ता को बांध दिया गया, और पत्ता को बांध देने के कारण क्या होता है कि पौधे जो है जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है तो ऐसे जल जो है वायुमंडल में चला जाता है, लेकिन उस पॉलीथीन से बांध देने के कारण क्या हुआ कि वो पॉलीथीन में ही जल दिखाई दे रहा है। तो वहीं से ये शब्द निकल के आया कि जल की या बूंदे पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकली है, ये क्रिया क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, बाकी वो क्रियाकलाप है जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कह रहा है कि हमने अध्याय 1 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, आप अध्याय 1 देखा कि नहीं देखा वो हमने नहीं देखा, लेकिन हमने इतना देखा कि हमने अध्याय 1 को पढ़ाया है। तो आपने अगर अध्याय 1 नहीं देखा है तो वो जा कर के आप देखिए और वहाँ पे समझिए कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता, मंड यानी कि स्टार्च। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग में आकर एकत्रित हो जाता है, यानी कि कच्चे आलू में क्या पाया जाता है, मंड यानी स्टार्च पाया जाता है। कहते हैं परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, हम फिर से आपको समझाते हैं इस पॉइंट को। ये कहना ये चाह रहा है कि पत्तियां जो होती है प्रकाश संश्लेषण और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। अपना भोजन बनाने के कारण क्या होता है, इससे प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, और यही जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है।
प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में ऑक्सीजन निकलता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। यहाँ पर मंडल नहीं मंड हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी गलत लिखता, मंड यानी कि स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। यहाँ पर प्रयोग देख सकते हैं क्या क्या है, पत्तियों में क्या होता है। ये हरी पत्ती है, बैंगनी रंग का पत्ती है, आयोडीन विलयन। यानी कि ध्यान देना है, यह सिर्फ पिक्चर नहीं है, ये आपके आने वाले सवाल की एक पूरी फिल्म है। अगर किसी हरे पत्ते को आप आयोडीन के विलयन में डालेंगे तो वह विलयन बैंगनी रंग का हो जाएगा। बात पूछे, आगे आइए। कहता है कि अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। क्या करता है? तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करता है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ करती है। यानी कि अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जड़ के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको पूरी तरह से। ये आपका जड़ है, जड़ के बारे में यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है। जड़ सहित खरपतवार और जड़ रहित खरपतवार, मतलब एक जो है जिसमें जड़ पूरा है और एक जो है सिर्फ डंठल लगा हुआ है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो क्या होता है देखिए, और देखने के क्रम में यहाँ पर ये कुछ प्रयोग किया है। प्रयोग में यहाँ पर अब आइए तो देख रहा है कि जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूती से जमाए पकड़े रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। अब आपको ये भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि हमने क्रियाकलाप को पूरी नहीं पढ़ा। क्रियाकलाप को पढ़ने से अच्छा है हम आपको एक शॉर्टकट में समझाते हैं कि आप चना का बीज लीजिए, मक्का का बीज लीजिए, उसको एक कटोरा में रखिए और कहीं पर एक रुई में रखिए, कहीं मिट्टी में डालिए। तब आप देखेंगे कि जब उस चने के बीज को आप रुई के साथ रखते हैं तो वो चना धीरे धीरे अंकुरित होता है। अंकुरित होकर के एक नए इस तरह से प्रारोह के रूप में निकलता है और वो प्रारोह जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस पिक्चर में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है उजला उजला है ना, तो इसे कहते हैं नवोद्भिद। क्या कहते हैं? नवोद्भिद। तो यही क्रिया क्या कहलाता है? मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहलाता है। जो उजला वाला पार्ट निकला चना का, यही क्या करता है कि उसको नीचे मिट्टी में पकड़ करने में मजबूती देता है। चलिए अब आते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो तरह के जड़ दिखाई दे रहे होंगे, मूसला जड़ और ये रेशेदार जड़। मूसला जड़ वो होता है जिसमें एक मूल रोम गया, उसके छोटे 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 जड़ उसको सपोर्ट करने के लिए। जो एक रेशेदार जड़ होता है उसमें मूसला जड़ नहीं होता है, वो सिर्फ रेशा ऐसे ऐसे चारों तरफ निकलता, मूसला जड़ नहीं होता है। तो कहता है कि जिन पौधे की जड़ें चित्र 4.171 की तरह है उसकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों की को पार्श्व जड़ कहते हैं। मतलब ये मूसला जड़, ये वाली जो निकला इसको हम पार्श्व जड़ कहते हैं। कह रहा है कि जिन पौधे की जड़ें जो इसमें दिया गया है कि समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। यानी कि रेशेदार और झकड़ा जड़ क्या है? तो कह रहा है कि रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ वो है जिसमें सभी जड़ें एक समान होती है। मूसला जड़ या उसे कहते हैं जिसमें एक मुख्य जड़ होता है और छोटी छोटी जड़ें होती है, उसे पार्श्व जड़ कहते हैं। तो यहाँ पर 3 जड़ के बारे में आपने पढ़ा, एक मूसला जड़, एक पार्श्व जड़, एक रेशेदार या झकड़ा जड़। मूसला जड़ वो होता है जिसमें मुख्य जड़ होता है, पार्श्व जड़ वो होता है जो मुख्य जड़ से जुड़ा हुआ छोटी छोटी जड़ होता है, उसे पार्श्व जड़ कहते हैं। और रेशेदार जड़ वो होता है जो सभी जड़ें एक समान होती है। अब आइए आगे देखते हैं। अब कहता है कि हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। आपको ये याद रखना है, जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। तना जल एवं खनिज को पत्ता एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। क्या करता है? जल जो है, जड़ जो है मिट्टी से जल को अवशोषण किया, तना जल और खनिज को पत्ता एवं पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाएगा। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है, पत्तियां क्या करता है? भोजन संश्लेषित करता है।
यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका, ये देखिए टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। अब ध्यान से समझना है। कहता है कि पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन को तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इसके बाद कहता है किस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। यानी कि गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोका ये सभी क्या है? जड़ है। बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा क्वेश्चन वगैरह कि गाजर क्या है, तो गाजर जड़ का रूप है जहाँ पर भोजन भंडारित होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा पुष्प। पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 3 तरह के पुष्प हैं। एक जो है गुलाब है जिसमें पत्ती नहीं है, पत्ती विहीन शाखा है। दूसरा है पत्ती सहित शाखा और तीसरा है पत्ती एवं पुष्प सहित शाखा। तो क्या पढ़ना है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर आइए, क्रियाकलाप है पुष्प की कलिका एवं पुष्प को लिया गया है। पुष्प को समझ लीजिए। ये जो हरा वाला दिख रहा है इसको हम बाह्यदल कहते हैं। ये जो पूरा खिला हुआ जो भाग दिख रहा है इसको पंखुड़ी कहते हैं। ये आप गुलाब देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। कहता है खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन होता है? तो पंखुड़ी होता है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। पुष्पों की पंखुड़ियाँ कैसी होती है? अलग अलग रंग की होती है। कहता है कि आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? कलिका का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया है? तो कहता है यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है। इन्हें बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों के भली भांति अवलोकन कीजिए। मतलब सीधा सा बाह्यदल किसको कहते हैं? एक छोटी पत्ती की भांति दिखाई देने वाले भाग को बाह्यदल कहते हैं। तो कह रहा है कि पुष्प के पंखुड़ी के बारे में पता करना है, तो इसके बारे में क्वेश्चन है, आपको पता करने की ज़रूरत है लेकिन यहाँ नहीं। ये यहाँ पर एक घंटाकार पुष्प है। कहता है कि घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों का स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके अंदर के भाग को देखने के लिए आप काट सकते हैं, आपको उतना भी नहीं करना है। आइए यहाँ पर है पुष्प के भाग। पुष्प के भाग इसको समझ लीजिए। नीचे में जो ये गोल अंडा जैसा दिख रहा है इसको हम स्त्री केसर कहते हैं। ये जो लंबा लंबा पीला पीला दिख रहा है नीचे वाला डंठल उसको पुंकेसर कहते हैं। और जो ऊपर में जो खिला हुआ भाग दिख रहा है इसको परागकोश कहते हैं। फिर से समझें, नीचे वाली अंडा आकार को स्त्री केसर, ये पीली डंटी को हम पुंकेसर और ये ऊपर वाले खिले भाग को परागकोश कहते हैं। कहता है कि पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जो स्त्री केसर होता है पुष्प के बीच में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है। यह है पुंकेसर के भाग। पुंकेसर में क्या क्या होता है? तो ये तंतु होता है, फिलामेंट, और ये होता है परागकोश। ये क्या होता है? परागकोश होता है। अब है स्त्री केसर के भाग। स्त्री केसर के भाग में क्या है? ये अंडाशय है, ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र। यहाँ से सवाल देखिए कैसे पूछता है। इसको हम बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टिग्मा और इसको बोलते हैं ओभा। ठीक है, अंडाशय, ओवरी। तो ये जो है डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है। अब स्त्री केसर का भाग नहीं है, ये 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन आपको इसमें से दे देगा, फिलामेंट या परागकोश। तो ये परागकोश पुंकेसर का भाग है, जबकि स्त्री केसर का भाग कौन कौन सा है? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ध्यान रहेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो रखना पड़ेगा। अब कहता आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। अंडाशय क्या है? तो स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ भाग होता है। ये है आपका अंडाशय का कर्तन, अनुदैर्ध्य काट और अनुप्रस्थ काट। ये जब ऐसे काटेगा तो अनुदैर्ध्य और ऐसे गिरा के काटेगा तो अनुप्रस्थ काट है। ठीक है,
अब काटने के बाद देखिए इस तरह से दिख रहा। कह रहा है कि अंडाशय की आंतरिक संरचना लंबाई में काट इस तरह से दिखेगा और अनुप्रस्थ काट में बीजांड इस तरह से दिखता है, ये बीजांड है। तो कह रहा है कि अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रखिए, यानी कि अंडाशय को सूखने से बचाना है तो जल डालिए। फिर कह रहा है कि आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। अंडाशय में छोटी छोटी गोल रचनाएं दिखाई देती है, इन्हें बीजांड कहते हैं। यानी कि बीजांड कहाँ पाया जाता है, तो अंडाशय में पाया जाता है। बीजांड कहाँ पाया जाएगा, तो अंडाशय में पाया जाता है। तो ये था हमारा ख़त्म। ठीक है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। पौधे को जानिए, पौधा के बारे में हमने जाना। पौधा के जानने के क्रम में हमें कुछ प्रमुख शब्द देखा। आरोही, संवहन, विसर्पी लता। विसर्पी लता कौन था, जो नीचे ज़मीन पर लेट जाता है वो। रेशेदार जड़, जो ऐसे ऐसे जड़ जो होता है एक समान जड़, उसे रेशेदार कहते हैं। शाक वो होता है जिसकी जड़ तना सब कुछ कोमल होता है। पार्श्व जड़ वो होता है जो मूसला जड़ के साथ छोटे छोटे होता है, उसे पार्श्व जड़ कहते हैं। मध्य सिरा वो था जिसमें हम पत्ता जो होता है, पत्ता के बीच में जो ये होता है इसे मध्य सिरा कहते हैं। सिरा विन्यास इसको कहते हैं, साइड वाला को। बीजांड जो होता है अंडाशय में पाया जाता है। समानांतर सिरा उसको कहा गया था जो पत्तों में कुछ इस तरह से, एलोवेरा वगैरह का आप देखे होंगे, वो पंखुड़िया आप देखे होंगे फूल का। उसके बाद पर्णवृत्त, पर्णवृत्त जो था नीचे में था। फिर प्रकाश संश्लेषण में आप ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड जल का प्रयोग कर रहे थे। स्त्री केसर जिसमें स्टाइल स्टिग्मा अंडाशय पाया जाता है। जाल का रूपी सिरा विन्यास जिसमें जाल के अनुसार ऐसे ऐसे फैला रहता है। बाह्य दलपुंज जो होता है, झाड़ी होता है, पुंकेसर होता है। मूसला जड़ के बारे में बताया, बाष्पोत्सर्जन जिससे जल निकलता है। वृक्ष जो बड़ा और मोटा होता है, सिरा जो वो बीच से होता है। अब सारांश क्या है, सारांश को जान लें। तो कहता है कि सामान्यतः पौधे का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक और झाड़ी और वृक्ष के रूप में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। तना पर क्या क्या होता है, पत्ती, पुष्प और फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जाल का रूपी अथवा समांतर हो सकते हैं। सिरा विन्यास कैसा हो सकता है, जाल का रूपी और समांतर हो सकते हैं। फिर कहता है कि पत्तियां बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करता है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। जाल का रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे को मूसला जड़ कहते हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास वाले युक्त पत्तियों को रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या कह रहा है, जो जालिका रूपी होगा उसको हम कहेंगे मूसला जड़, और जो समांतर विन्यास वाला होगा उसको कहेंगे रेशेदार जड़। कहता है तने द्वारा जड़ों के पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। पुष्प के विभिन्न भाग है, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। आशा और उम्मीद है कि आप यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तब आप बहुत धैर्यवान हैं, प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक आप आगे चल के बनने वाले हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। और जैसा कि हमने शुरू में भी बोला कि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारा चैनल स्लो डाउन हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है, इस कारण से यूट्यूब के नज़रिए में हमारा चैनल अभी बंद पड़ा है। तब आपका काम है कि हमारे चैनल को चालू कराने में आप हमें मदद करें, हम आपका मदद करते रहेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते हुए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।